नमस्कार। चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं और एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जानते हैं जिसने बंगाल की पहचान को ही एक नया रूप दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाल सल्तनत की। एक ऐसा दौर जो ताकत, कला और एक बिल्कुल नई पहचान के जन्म की कहानियों से लबालब भरा है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं सफर। तो ये कहानी शुरू होती है बस एक शब्द से, एक जमीन से, बंगाल। पर ये महज एक नाम नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी सभ्यता का केंद्र है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम बंगाल कहते हैं तो आखिर बात किस इलाके की हो रही है। देखिए, ये सिर्फ आज का पश्चिम बंगाल नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ा हरा भरा भूभाग है जिसमें आज का पूरा बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और तो और बिहार और उड़ीसा के भी कुछ हिस्से आ जाते हैं। तो इस बड़े से कैनवस को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी मंच पर सामने आने वाली है। अच्छा, सल्तनत की कहानी पर आने से पहले घड़ी को थोड़ा और पीछे घुमाते हैं। भाई, बंगाल कोई रातों रात इतना बड़ा और ताकतवर केंद्र तो बना नहीं। इसकी असली कहानी समझने के लिए इसकी जड़ों तक पहुंचना जरूरी है, यानी इसके प्राचीन इतिहास में झांकना होगा। इस जमीन का इतिहास आप देखिए बहुत ही गहरा और परत दर परत है। एकदम प्राचीन काल में जाएं तो ये मगध और अंग जैसे बड़े बड़े महाजनपदों का एक जरूरी हिस्सा था। फिर सदियां बीती और ये विशाल दिल्ली सल्तनत के नीचे आ गया। और बस यही वो मोड़ है जो हमें सीधे हमारी आज की कहानी तक ले आता है। और ये भी सोचिए कि इसके बहुत बाद यही बंगाल भारत की आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गढ़ बना। मतलब साफ है, बंगाल हमेशा से ही एक बहुत अहम किरदार रहा है। तो अब आते हैं मेन सवाल पर कि दिल्ली के शासन के तहत ये इतना बड़ा और शक्तिशाली सूबा आखिर अपनी खुद की एक आज़ाद सल्तनत में तब्दील कैसे हो गया। कमाल की बात यह है कि ये सब एक जीत के साथ शुरू हुआ, जिसने अनजाने में ही आज़ादी के बीज बो दिए थे। इस कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जनरल की। नाम था बख्तियार खिलजी। ये वही शख्स था जिसने सबसे पहले बंगाल को जीता और उसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने बंगाल की किस्मत को सीधे सीधे उत्तर भारत के पावर सेंटर से जोड़ दिया था। पर यहाँ एक दिक्कत थी, बंगाल दिल्ली से था बहुत दूर और ऊपर से ये बहुत बड़ा और बेहद अमीर भी था। अब दिल्ली में बैठकर इतने बड़े सूबे पर काबू पाना आसान काम तो था नहीं। तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने एक प्रैक्टिकल सा हल निकाला। उन्होंने फैसला किया कि इस पूरे इलाके को 3 छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दिया जाए। और ये 3 हिस्से थे, लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। आइडिया बिल्कुल सीधा था, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। लेकिन इस बंटवारे का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हुआ ये कि इससे लोकल लेवल पर गवर्नेंस की ताकत बढ़ी और धीरे धीरे यहीं से आज़ादी का विचार भी पनपने लगा। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है हमारी कहानी के एक नए हीरो की। नाम था हाजी इलियास। इन्होंने इस बंटवारे को खत्म कर दिया और बंगाल के तीनों हिस्सों को फिर से जोड़कर एक कर दिया। ये वाकई एक बहुत ही बोल्ड कदम था। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट एक साथ जोड़कर देखते हैं। सफर शुरू होता है दिल्ली की जीत से, फिर आता है बंटवारे का दौर और आखिर में होता है एकीकरण। और फिर 1345 में हाजी इलियास ने सिर्फ जमीन को ही नहीं जोड़ा, बल्कि खुद को शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से एक आजाद बंगाल का पहला सुल्तान भी घोषित कर दिया। बस एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। और जानते हैं इस नई आज़ादी के साथ क्या हुआ? मानो क्रिएटिविटी का, यानी रचनात्मकता का एक धमाका सा हो गया। यहीं से बंगाल सल्तनत के स्वर्ण युग, मतलब गोल्डन एज की शुरुआत हुई। कला, आर्किटेक्चर और कल्चर का एक शानदार दौर। तो चलिए मिलते हैं कुछ उन बड़े सुल्तानों से जिन्होंने इस कमाल के दौर को अपनी पहचान दी। शुरुआत करते हैं सुल्तान सिकंदर शाह से। साल था 1364 और उन्होंने पांडुआ में एक बहुत ही विशाल अदीना मस्जिद बनवाई। देखिए, ये सिर्फ एक इबादतगाह नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान। अपने जमाने में ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी और ये दुनिया को बंगाल सल्तनत की ताकत और उसकी दौलत का खुला ऐलान कर रही थी। फिर आते हैं गयासुद्दीन आजम शाह और इनके बारे में सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उन्हें बड़ी बड़ी इमारतों या शानदार जीतों के लिए नहीं, बल्कि उनके इंसाफ के लिए याद किया जाता है। सोचिए, एक ऐसा जमाना जब ताकत का मतलब ही क्रूरता होता था। उस दौर में कोई अपनी न्यायप्रियता के लिए मशहूर हो,
ये वाकई एक शासक के तौर पर उनकी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा सबूत है। पर अगर इस स्वर्ण युग के सबसे बड़े प्रतीक की बात की जाए तो शायद वो थे अलाउद्दीन हुसैन शाह। वो सही मायनों में एक हरफन मौला शासक थे। एक तरफ उन्होंने राजधानी को पांडुआ से गौड़ ले जाने जैसा बड़ा राजनीतिक कदम उठाया, तो दूसरी तरफ उनकी सांस्कृतिक विरासत तो और भी कमाल की है। उन्होंने सत्यपीठ जैसे आंदोलनों को बढ़ावा दिया, जो हिंदू और मुस्लिम मान्यताओं के बीच की दूरियों को कम करने की एक कोशिश थी। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण विजय जैसे बंगाली साहित्य को भी उन्होंने पूरा संरक्षण दिया। ये वो सुल्तान थे जो समझते थे कि असली ताकत सिर्फ फौजों में नहीं, बल्कि एक जिंदा दिल और सबको साथ लेकर चलने वाले कल्चर में भी होती है। और कला और आर्किटेक्चर की ये जो विरासत थी, ये रुकी नहीं। ये नासिरुद्दीन, नुसरत शाह जैसे सुल्तानों के दौर में भी आगे बढ़ती रही। उन्होंने गौड़ शहर को बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद जैसे शानदार आर्किटेक्चरल अजूबों से सजाया, जो आज भी उस सल्तनत की कलात्मक महारत की कहानी कहते हैं। तो ठीक है, जब वक्त की धूल जमी और ये सल्तनत खत्म हो गई, तो सवाल उठता है कि इन सुल्तानों ने अपने पीछे छोड़ा क्या? इनकी स्थायी विरासत, इनकी लेगेसी क्या है? देखिए, बंगाल सल्तनत की विरासत के कई पहलू हैं और इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये विरासत हमें अधीना मस्जिद और बड़ा सोना मस्जिद जैसी शानदार इमारतों में पत्थरों पर उकेरी हुई मिलती है। ये हमें श्री कृष्ण विजय जैसे बंगाली साहित्य में जिंदा मिलती है, जिससे शाही दरबार में फलने फूलने का मौका मिला। ये हमें सत्यपीर जैसे आंदोलनों से बुने गए सामाजिक ताने बाने में भी नजर आती है। लेकिन शायद सबसे बड़ी विरासत ये थी कि इसी दौर में एक एकजुट आज़ाद बंगाली पहचान का विचार, एक ऐसी पहचान जो दिल्ली से अलग थी, उसने सच में अपनी जड़ें जमा ली थी। और बस यहीं आकर हम एक बड़े और सोचने वाले सवाल पर रुक जाते हैं कि बंगाल सल्तनत के इस सुनहरे दौर की विरासत, इसका आर्किटेक्चर, इसका साहित्य और इसका मिला जुला कल्चर आज के बंगाल को, यानी आज के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की पहचान को किस तरह से प्रभावित करती है। ये सोचने वाली बात है ना?